मेरे प्यारे साथी, एनसीईआरटी के सीरीज का जो अध्याय 5 है कक्षा 7 की, उसमें है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इस अध्याय में जनजाति लोग कौन थे, उनके बारे में जिक्र किया गया था। जनजाति समाज में क्या प्रमुख विशेषताएं थी, अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखा जाए इनका क्या योगदान रहा है, प्रमुख जनजातियाँ और साथ ही साथ खानाबदोश जनजातियों के लिए उनका जो आजीविका था उसका स्रोत क्या क्या है, और नई जातियों के उदय, और साथ ही साथ इसे कुछ प्रमुख जाति से गोंड है जिसको परीक्षा में पूछे जाते, अहोम है जो एनसीईआरटी में भी है। इनको पूरा के करके पढ़ेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी का सफर एनसीईआरटी से होकर गुजरता है। जहाँ जरूरत पड़ेगी आप प्रश्नों के स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जनजाति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी की सीरीज है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मध्यकाल में देखिए, कक्षा 7 एक तरह से मध्यकालीन भारत के इतिहास का वर्ड है। बड़े गांव, कस्बों और शहरों में रहने वाले भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर राजा, शाही परिवारों के सदस्य, रईस, सैनिक, व्यापारी, बैंकर, पुजारी, कारीगर और किसान शामिल थे। तो आज भी हैं। समाज में लोग वर्ण या जाति व्यवस्था द्वारा शासित थे। उस समय के जो समाज में लोग थे वर्ण या जाति व्यवस्था के द्वारा शासित थे, जबकि जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। अछूतों के साथ भेदभाव किया गया था। मध्यकाल के दौरान सामाजिक मतभेद और बढ़ गए। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई और गहरी हो गई। इसके अतिरिक्त नगरों में रहने वाले समाज में अन्य सामाजिक व्यवस्थाएं भी विद्यमान थी। इन समाजों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए किसी भी अनुष्ठान और नियमों का पालन नहीं किया। वे भी विभिन्न जातियों में विभाजित नहीं थे। इन समाजों को आमतौर पर जनजाति कहा जाता था और उनकी अपनी अलग धार्मिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान थी। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है कि मध्यकालीन के दौरान सामाजिक मतभेद और बढ़ गए। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। नगरों में रहने वाले समाज में अन्य सामाजिक व्यवस्था भी विद्यमान थी। इन समाजों ने ब्राह्मण द्वारा बनाए गए किसी भी अनुष्ठान और नियमों का पालन नहीं किया। वे भी विभिन्न जातियों में विभाजित नहीं थे। इन समाजों को आमतौर पर जनजाति कहा जाता था और अपनी अपनी अलग एक धार्मिक पहचान थी, सामाजिक पहचान थी और सांस्कृतिक पहचान थी। आगे देखेंगे जो आपके सिलेबस में है कि अक्सर जो है ऐसे समाजों को जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन में जुड़े होते थे। कई जनजातियां अगर बात करें तो कई जनजाति खेती से अपना जीविकोपार्जन करते थे। मगर बहुत सारे ऐसे जनजाति थे जो खेती से अपना जीवन पालन करते थे। कुछ दूसरी जो जनजातियाँ थी, लोग शिकारी थे, संग्राहक या पशुपालक भी थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी। इस उपमहाद्वीप भारत में विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली फूली हैं और आगे बढ़ी हैं। तो जनजाति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जनजाति लोग कौन थे? कई बार कई मात्रात्मक त्रुटि है तो उसे ध्यान दीजिएगा, वो टाइप करने में एरर हो जाता है। जनजाति लोग कौन थे, ये बड़ा सवाल है। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जनजाति लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इनका इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली जनजातियों में से एक थी। खोखर पूछा जाता है कहाँ पे थी, तो ये पंजाब से इसका संबंध है। मध्यकालीन भारत में 13वीं और 14वीं शताब्दी में ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे कि यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिम में एक विशाल शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर ये देखा जाए तो ये सब इंपॉर्टेंट सीरीज है। बलोच उत्तर पश्चिम में ये लोग अलग अलग मुखियों गडेरियों की जनजाति रहती थी। भारतीय उपमहाद्वीप सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों ने पूरी तरह प्रभुत्व था। उन सभी का क्या था? पूरी तरह से प्रभुत्व था। आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बिहार झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेराद और भीलों की
बड़ी जनजाति पश्चिम और मध्य भारत में फैली हुई थी। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग भी धीरे धीरे तादाद में फैल रहे थे। तो ये थी पूरी जनजातीय लोग कौन थे की जानकारी। ठीक है, अब जनजातीय समाजों की कुछ प्रमुख विशेषता हैं, उनको पढ़ लेते हैं। हाँ, वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। ये निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा आप सभी के लिए, देशहित में, राष्ट्रहित में। जनजातीय समाज के सदस्य नातेदारी बंधन से जुड़े थे, जबकि कुछ आदिवासी समाज शिकारी और संग्रहकर्ता थे। कुछ लोग खेती करते थे। कुछ समाज घुमंतु स्वभाव के थे, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। एक जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों का स्वामित्व रखता था। एक जनजातीय समूह जो था वो संयुक्त रूप से भूमि और चरागाहों का स्वामित्व भी रखता था। विभिन्न घरों में उनके अपने रीति रिवाज और विश्वासों के अनुसार विभाजित किए गए थे। जनजातियाँ ज़्यादातर वनाच्छादित क्षेत्रों, पहाड़ियों और रेगिस्तान में रहती थी, जहाँ आमतौर पर लोग नहीं रहते थे। ये बड़ी बात है कि जनजाति वहाँ रहती थी जहाँ आमतौर पर लोग नहीं रहा करते थे, वहाँ जाकर जनजातियाँ रहा करती थी। जनजातीय समाज आमतौर पर स्वतंत्र रूप से रहना और अपनी संस्कृति को संरक्षित करना पसंद करते थे। हम और आगे बढ़ते हैं आपके साथ, कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि आदिवासी जो थे वो लिखित अभिलेख नहीं रखते हैं, उनका रखरखाव नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास उनके इतिहास के बारे में समृद्ध जानकारी नहीं है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि आदिवासियों ने अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इतिहासकारों ने अब जनजातीय समुदाय की संस्कृति को समझने के लिए मौखिक परंपराओं का तेजी से उपयोग करना शुरू कर दिया। मध्यकालीन या मध्ययुगीन काल में कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ भी थी, जो जनजातियाँ यहाँ तक कि अपने आप को एक उच्च स्थान भी रखा करती थी। और बाद में गख्खर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए। इन जनजाति के मुखिया कमाल खान गख्खर अकबर के दरबार में मनसबदार थे। तो हमने ये देखा कि 13वीं और 14वीं शताब्दी तक पंजाब में खोखर जनजाति और बाद में गख्खर बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इस जनजाति के मुखिया कमाल खान गख्खर अकबर के दरबार में मनसबदार थे। ये कूट वाले सवाल में पूछे जाते हैं, मिलान करने वाले सवाल में पूछे जाते हैं, वो MCQ में भी पूछ लिए जाते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति और आगे चलकर गख्खर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो सिंधु और मुल्तान क्षेत्रों में लंगा और घुन मुगलों द्वारा पराजित होने तक प्रमुख जनजाति थी। बलूचिया उत्तर पश्चिम भारत में शक्तिशाली जनजाति थी, कई छोटे छोटे कुलों में विभाजित थी। प्रत्येक कबीला एक अलग प्रमुख के अधीन था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में अहोम और नागाओं का प्रभुत्व था। बिहार में चेरो जनजाति, मुंडा और संथाल कुछ अन्य जनजातियां थीं जो उड़ीसा और बंगाल में रहती थी। कोली महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के ऊंचे इलाकों में भी बसे हुए थे। तो बिहार में चेरो जनजाति, मुंडा, संथाल, कुछ अन्य जनजाति जो उड़ीसा बंगाल में रहती थी। चेरो भी परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है। गोंड आज के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में रहते हैं। दक्षिण भारत में कोरागा, वेटार और मारवाड़ एक महत्वपूर्ण जनजातियां थी, जहां से परीक्षाओं में खूब सारे सवाल आते थे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, जहाँ जरूरत पड़े आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप सभी लोग डेली क्लास और सभी नोट की अपडेट के लिए दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़े रहिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। खानाबदोश जनजातियों के लिए आजीविका का स्रोत क्या क्या था? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? खानाबदोश जनजाति के लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। उन्होंने दूध और अन्य पशुचारण उत्पादों का सेवन किया। उन्होंने किसानों से दूध उत्पादों, घी, ऊन का अनाज, कपड़े, अन्य सामानों का आदान प्रदान भी किया। खानाबदोश जनजातियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के अलावा इन उत्पादों के मुनाफा कमाने के बाद दूर दराज के देशों में भी बेच दिया जाता था। तो मुनाफा के बाद में दूर दराज में बेच भी दिया जाता था।
बंजारा मुख्य खानाबदोश व्यापारिक जनजाति थे। वे टांडा नामक एक कारवां में चले गए। यह भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हम आगे चल रहे हैं। इनका उपयोग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शहर के बाजारों में अनाज परिवहन के लिए किया जाता था। जो बंजारा मुख्य खानाबदोश व्यापारिक जनजाति थे, वे टांडा नामक एक कारवां में चले गए, जिनका उपयोग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शहर के बाजारों में अनाज के परिवहन के लिए किया जाता था। सैन्य अभियानों के दौरान सेना के जवानों को अपने बैलों पर अनाज पहुंचाने के लिए मुगलों द्वारा बंजारों का भी इस्तेमाल किया जाता था। कई खानाबदोश जनजातियों ने पशुओं और घोड़ों जैसे जानवरों को धनी लोगों को पाला और बेचा। इसके अलावा कई जनजातियों ने पुआल, चटाई, रस्सी और बोरे भी बेचे हैं। खानाबदोश जनजाति के कुछ लोग मनोरंजन करने वाले भी थे। उन्होंने अपनी आजीविका कमाने के लिए विभिन्न कस्बों और गांवों में प्रदर्शन भी किया, खेल भी दिखाए। तो इस तरह से वो अपनी आजीविका चलाते गए। लेकिन इसके अलावा खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ साथ दूर दूर घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारित उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया। कई पशुचारी मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोषने का और भ्रमण गलत लिखा है, भ्रमण भी करते थे। तो यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हमें मिलती हैं। नई जातियों का उदय भी हमें पढ़ने को भी मिलता है इस सेशन में। इस समय एक दिलचस्प विकास यह था कि जाति व्यवस्था के भीतर कई छोटी छोटी जातियों का भी उदय हुआ, क्योंकि विभिन्न प्रकार के कौशल वाले लोगों की आवश्यकताएं भी थी। कई जातियों और जनजातियों को जातियों के रूप में वार्डों में ले जाया गया। कुशल कारीगरों, लोहारों और राजमिस्त्रियों को ब्राह्मण के द्वारा अलग अलग जातियों के रूप में मान्यताएं भी दी जाने लगी। 11वीं शताब्दी में राजपूतों का कुल क्षत्रियों में शक्तिशाली हो गया। वे हुड़ों, चालुक्य, चंदेल आदि जैसे विभिन्न समूहों से संबंधित थे। इनमें कुछ समूह पारंपरिक रूप से जनजातियों का भी हिस्सा थे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शासकों के रूप में राजपूतों के उदय ने अन्य जनजातियों को प्रेरित किया। इसलिए ब्राह्मणों की सहायता और समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। हालांकि केवल प्रमुख आदिवासी परिवार ही शासक वर्ग में शामिल होने में सक्षम था। पंजाब, सिंधु और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की कई प्रमुख जनजातियों ने इस समय तक इस्लाम स्वीकार कर लिया था। उन्होंने जाति आधारित समाज को नकार दिया। आइए देखते हैं इस सेशन में इस अवधि के दौरान 2 जातियां मुख्य थी, जो आपके एनसीईआरटी में है, जहां से परीक्षाओं में सवाल आता है। पहला है गोंड। गोंड गोंडवाना नामक एक भारी वन क्षेत्र में रहते थे। एक ऐसा स्थान जिसमें गोंड रहते थे। वे झूम खेती करते थे, जिसमें वन क्षेत्र के एक हिस्से को काटकर जलाया जाता था। इसके बाद फसल को राख को बो दिया गया। जब कुछ वर्षों के बाद मिट्टी ने अपनी उर्वरता खो दी, तो जंगल के एक और हिस्से को साफ किया और उसी तरह से खेती की गई। गोंड छोटे कुलों में विभाजित थे और प्रत्येक कबीले का अपना शासक था। दिल्ली सल्तनत के पतन के समय कई बड़े गोंड राज्य विकसित होने लगे। उदाहरण के लिए गढ़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य में लगभग 70,000 गांव थे। गोंड साम्राज्य विभिन्न गढ़ों में विभाजित था, जो एक गोंड वंश द्वारा नियंत्रित थे। गढ़ 84 गांव की इकाइयों में विभाजित था। 84 को आगे बहरोटों में विभाजित किया गया था, जो 12 गांवों से बने थे। जैसे जैसे गोंड राज्य बड़ा होता गया, शासकों का द्वारा ब्राह्मणों को भूमि में दान दिया गया और समाज में विभिन्न जातियों में विभाजित होने लगा। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने अपने बेटे दलपत राय का विवाह महोबा के चंदेला
या चंदेल राजपूतों की बेटी राजकुमारी दुर्गावती से किया था। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये उनके ताकत का प्रदर्शन एक तरह से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन दास ने अपने बेटे दलपत राय का विवाह महोबा के चंदेल राजपूतों की बेटी राजकुमारी दुर्गावती से किया। दलपत राय की मृत्यु के बाद एक बहादुर और योग्य शासक रानी दुर्गावती ने अपने नाबालिग बेटे की ओर से शासन करना शुरू किया और 1565 में आसफ जंग के नेतृत्व में मुगल सेना द्वारा करघा कटंगा पर हमला किया गया था। रानी दुर्गावती ने कड़ा प्रतिरोध किया लेकिन हार गई। हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग इस तथ्य को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ, नोट्स के लिए देखिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर 6 से 12 तक की सभी विषयों की एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में उपलब्ध है। कई कारणों से गढ़कटंगा का विलय हुआ। यह एक समृद्ध राज्य था जो पड़ोसी राज्यों के जंगली हथियारों को बेचकर समृद्ध हुआ। मुगलों ने अपनी हार के बाद कई कीमती सिक्कों और हाथियों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने राज्य के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और चंद्र शाह पिछले राजा के रिश्तेदार को शेष राज्य का शासन करने की अनुमति दे दी। गोंड राज बाद में कमजोर हो गया क्योंकि वे बुंदेलों और मराठों के खिलाफ सफलतापूर्वक खड़े नहीं हो पाए थे। तो हम लोगों ने गोंड के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी जो एनसीईआरटी में दिया गया, तो उसके एनसीईआरटी का निचोड़ नोट्स के माध्यम पढ़ लिया। आगे चल कभी हम वैकल्पिक विषय जब इतिहास पढ़ेंगे तो इनके बारे में और अच्छा से अध्ययन करेंगे। लेकिन आप साथ बनाए रखिएगा इस पूरे एनसीईआरटी की सीरीज में। अब हम बात करते हैं अहोम की। तो अहोम जो है ये आदिवासी लोग 13वीं शताब्दी में वर्तमान म्यांमार के से ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए। आदिवासी लोग अहोम जो थे, बहुत इंपॉर्टेंट अहोम जनजाति, ये लोग 13वीं शताब्दी में वर्तमान म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में चले गए। इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लें। इन्होंने 16वीं शताब्दी छुटिया और कोच हाजों के राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया। उन्होंने कई जनजातियों को भी हराया, एक बड़े राज्य का निर्माण किया। अहोम सैन्य रूप से सफल रहे क्योंकि 1530 की शुरुआत में ही आग्नेय शास्त्र बना सकते थे। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक वे गन पाउडर और कैनन बना रहे थे। अहोम जनजाति 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोमों को हराया। हालांकि मुगल नियंत्रण वहाँ लंबे समय तक नहीं चल सका। जो मुगल नियंत्रण था वो वहाँ पर लंबे समय तक नहीं चल सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। काम करने के लिए मजबूर किए गए श्रमिकों को पाइक के रूप में जाना जाता था। माने जिन श्रमिकों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता उन्हें पाइक कहा जाता था। प्रत्येक राज्य को बारी बारी से एक निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। युद्ध की अवधि के दौरान सभी वयस्क पुरुषों को सेना में सेवा देना आवश्यक था। जब युद्ध नहीं लड़े तो उन्हें बांध, भवन और अन्य सार्वजनिक भवनों का निर्माण किया। अहोमों ने चावल की खेती की एक नई विधि की भी शुरुआत की थी। अहोमों का समाज विभिन्न कुलों या खेल में विभाजित था। खेल ने कई गांवों को नियंत्रित किया। किसान को भूमि ग्राम समुदाय द्वारा दी गई। राज्य में पड़ोसी राज्य से कारीगर भी आते थे। अहोम अपने आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि बाद में ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया। उन्हें राजा द्वारा भूमि और मंदिर भी प्रदान किए गए। आगे हम लोगों ने देखा कि शिव सिंह के शासनकाल के दौरान हालांकि हिंदू धर्म का एक प्रमुख धर्म बन गया था, फिर भी अहोम अपनी धार्मिक प्रथा का पालन करते थे। अहोम जो थे वो अपनी धार्मिक प्रथा का पालन करते थे। अहोम समाज इस अर्थ में परिचित था कि विद्वान लोगों का सम्मान किया जाता था, साहित्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता था। संस्कृत की कई महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजियों जैसी ऐतिहासिक रचना भी लिखी गई। तो ये था अहोम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य। तो एनसीईआरटी का जो सार था ना, कक्षा 7 का एनसीईआरटी लेसन 5 जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, तो ये पूरा यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं जो एनसीईआरटी का। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे गढ़, टांडा, श्रमिक, कुल, शिव सिंह, दुर्गावती। तो दुर्गावती, गढ़कटंगा, शिव सिंह, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा अहोम साम्राज्य। कुल जो था यह खेल,
टांडा की बात की जाए तो ये कारवां। श्रमिक गढ़ जो था वो 84। और यहाँ एक बचा है आपका श्रमिक। तो जो श्रमिक थे वो उन्हें क्या कहा जाता था, भेजा जाता था जो पाइक। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, सीरीज हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ उत्तर भी दिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है अब आपको, पूर्ति आप करके बताइए फटाफट अंदाज में। वर्गों के भीतर पैदा होती नई जनजातियाँ क्या कहलाती थी, बताइए सभी लोग। श्रेणियाँ कहलाती थी। अहोम लोगों ने लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ थी, अहोम द्वारा लिखी क्या थी, बुरंजी थी। क्या थी, बुरंजी थी। इस बात का उल्लेख किया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। कहाँ पे, अकबरनामा में। कहाँ कहा गया, अकबरनामा में इस बात का उल्लेख किया गया कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। बड़े ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने क्या क्या अनुदान दिए, मंदिर बनवाए और ब्राह्मणों को भूमि जो थी वो अनुदान में दी। अब कुछ महत्वपूर्ण है जिसमें सही और गलत का चयन आपको करना है। कह रहा है कि इसमें जनजातीय समाज के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, सही है। उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समुदाय नहीं था, गलत है, था। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, बताइए, नगरों को मिलाकर नहीं बनता था। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, गलत। अब हम इस सेशन में और आगे चलते हैं। यह पूरी नोट्स आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऐप से भी प्राप्त कर सकते हैं जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। खानाबदोश पदचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था, आप जवाब दीजिएगा। खानाबदोश पशुचारक अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने पशुओं के ऊपर सामान की ढुलाई का भी काम करते थे। आगे हम लोगों ने देखा अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था। यह भी आपके लिए सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इसका जवाब भी दीजिएगा। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आपस। इन्होंने भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। उन्होंने अन्य कई जनजातियों को भी अधीन कर लिया था। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। अहोम राज्य बेरोजगारों पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों का जबरन काम करवाया जाता था पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इनके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार अहोम कुल धीरे धीरे टूट गए और 17वीं शताब्दी का प्रवाद पूरा होते होते प्रशासन खासा संगठित हो चुका था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। एक खेल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन भी दी जाती थी। इस प्रकार अहोम गांव में जो सारा प्रशासन संगठित किया हुआ था। इस प्रकार हम लोगों ने इस प्रश्न में अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था पूरा पढ़ लिया एक नज़र में। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर ले, चाहे अगर साथ में नोट्स बना रहे हैं तो लिखते भी चलिएगा। वैसे इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन आए, तो नए परिवर्तन आए। वर्ण आधारित समाज में नए परिवर्तन आए। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों जैसे लोहार, सुनार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जाति के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण के स्थान पर जाति सामाजिक संगठन का आधार बन गई। एक 7वां प्रश्न है, एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजाति समाज कैसे बदला। ये आज का सवाल है और आज का अंतिम सवाल है। तो एक राज्य के रूप में संगठित होने के बाद जनजाति समाज में कई तरह के बदलाव आए थे। आइए उन बदलावों को क्रमवार रूप से पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ ऐसी दूसरी वंश परंपराओं में से कुछ दूसरी परंपराओं के से आते थे। उनमें कुछ पहले जनजातियों में आते थे, बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेष रूप से कृषि वाले क्षेत्रों में जहाँ कई तरह के परिवर्तन होते थे। शासकों से शक्तिशाली राज्य के रूप में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में मौजूदा गोत्रों ने उदय के उदाहरण का जनजाति लोगों के ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां भी जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल प्रमुख जनजातियां परिवारी शासक वर्ग में शामिल हो सकी। उनकी बहुसंख्य आबादी समाज के छोटे जातियों में ही
अपनी जगह जो है वो बना पाई थी। इस प्रकार एनसीईआरटी के कक्षा 7 के लेसन 5 जनजाति और खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया शॉर्ट में। एनसीईआरटी के नोट्स के माध्यम से आप ये सभी एनसीईआरटी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं जो घर बैठे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा 6 से 12 तक के सभी नोट्स हिंदी और अंग्रेजी मीडियम में आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। वीडियो को अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर बने रहिएगा ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन नोट्स भी आपको मिलते रहे। ई लर्निंग विद दुर्गेश आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके 6 से 12 तक के सभी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। मैं भी पढ़ लेता हूँ। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास है देश हित में, राष्ट्र हित में, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके लिए सीरीज और क्लास लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नए सीरीज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा पेज को। अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है ई लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पे अपने जवाब भी दीजिएगा या सवाल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।